जब आप छोटे थे तब आपको कहा जाता होगा या अभी आप छोटे लोगों को बोलते होंगे कि ज़्यादा चॉकलेट नहीं खाओ या वरना दांत सड़ जाएंगे या फिर हेल्थ के लिए नुकसानदेह होगा। तो ऐसा क्यों कहा जाता है? चॉकलेट में कौन सा एक हार्मफुल एलिमेंट होता है, तत्व होता है, जिसके चलते हमारे हेल्थ को वह एडवर्सली अफेक्ट करता है? तो उस सब्सटेंस का आप लोग नाम बताइए। इन कोर्स ऑफ वीडियो यू विल गेट द करेक्ट आंसर। तो हेलो झारखंड, वेलकम टू लर्नर्स गैराज एजुकेशन। और आज के हम लोग क्लास में देखेंगे जनरल साइंस के कुछ बेहतरीन क्वेश्चन और यह क्लास नंबर 43 रहेगा। जैसे सीजीएल एसआई एक्साइज सब में यह लेक्चर फ्रूटफुल होगा और पीडीएफ इसका आपको टेलीग्राम पर मिलेगा। तो @लर्नर्स गैराज एजुकेशन आप लोग सर्च कर लीजिएगा, टेलीग्राम खुल जाएगा। ओके, और पीडीएफ भी वहीं पे आपको मिल जाएगा। ओके, लेट्स गेट अप। पहला क्वेश्चन है, किस वैज्ञानिक ने पहली बार कहा था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और पृथ्वी ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु नहीं है? यानी कि पहले समझा जाता था कि अर्थ जो है से पूरा यूनिवर्स का एक सेंटर है और बाकी सारे जो है से इधर उधर सब घूम रहे हैं। लेकिन बाद में जो है से एक्सेप्ट किया गया था, इनको भी जो है से इस चीज को भी एक्सेप्ट करने में लगभग जो है से 100 साल लग गया था। जल्दी पता है ना, कोई चीज यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया जाता है। तो वो पर्सनालिटी थे कॉपरनिकस। तो कॉपरनिकस वही बोले थे कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है और यह जो है पृथ्वी सेंटर नहीं है। ओके, आगे देखिए, गैलीलियो जो थे, आपको पता होगा इटली के पिसा में, मतलब पिसा में जो झुके हुए मीनार है वहां से यह किए थे एक्सपेरिमेंट। और लॉ ऑफ फ्री फॉल इनके द्वारा दिया गया था। आइजैक न्यूटन पता होगा, लॉ ऑफ मोशन इनके द्वारा दिया गया है। और ये जो केपलर है वो काफी इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है, इनके द्वारा लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन दिया गया है। बार बार पूछा जाता है, लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन केपलर के द्वारा दिया गया है। इनका 3 लॉ है, ओके ना, याद रखिएगा। न्यूटन का भी 3 लॉ है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। कॉपरनिकस आंसर हो गया। गैलीलियो गैलीली के बारे में याद रखिएगा, ये लॉ ऑफ फ्री फॉल दिए थे। ओके, चलिए आंसर इसका भी है कॉपरनिकस के बारे में। और पृथ्वी गोल है, आर्यभट्ट बोले थे ना कि पृथ्वी गोल है, सबसे पहले आर्यभट्ट बोले थे। देख लीजिएगा, यही हमारा सोलर सिस्टम है। सबसे पहले बुध आता है जो कि फर्स्ट प्लैनेट होता है और यहाँ से 8 होता है। प्लूटो को अब हटा दिया गया था, पहले भी आपको डिस्कस किया था। 1930 में इसको डिस्कवर किया गया था, लेकिन 2006 में इसको हटा दिया गया था। ओके, तो अब 8 ही ग्रह हैं, इसको ध्यान रखिएगा। सबसे बड़ा आपका बृहस्पति हो गया और इसका जो है से गनीमेड सैटेलाइट है और सैटर्न का है टाइटन। तो टाइटन सबसे बड़ा सैटेलाइट है पूरा सोलर सिस्टम में। और दूसरा जो है से आपको देखने को मिलेगा गनीमेड, जो कि बृहस्पति का है। बृहस्पति सबसे बड़ा है, दूसरा स्थान पे आता है सैटर्न। और सैटर्न का सबसे ज़्यादा सैटेलाइट है अभी, ठीक है, 91 के आसपास पहुंच गया है। ओके, इसको देख लीजिएगा। और सबसे गर्म ग्रह है आपका वीनस ना, जो कि पृथ्वी की जुड़वा बहन है, सेकेंड प्लैनेट है। दूरदृष्टि दोष का संशोधन करने हेतु किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस, उत्तल लेंस, गोलीय लेंस या फिर समतल दर्पण कांच यहाँ पे बोला गया है। तो आंसर दूरदृष्टि होता है आपको हाइपरमेट्रोपिया, ओके ना। और हाइपरमेट्रोपिया में होता है उत्तल लेंस, यानी कि कन्वेक्स लेंस आपको यूज करना होगा। आइए डिटेल में देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिएगा, हाइपरमेट्रोपिया का डायग्राम यहाँ पे है। ओके, इसमें जो है से जो कर्वेचर होता है वह छोटा हो जाता है। तो मेन जो रेटिना होता है, रेटिना पर जहाँ इमेज बनता है वो बाहर इधर इमेज बनने लगता है। तो उसको करेक्शन करने के लिए हम लोग एप्रोप्रिएट पावर का यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस लगाते हैं, तो इसके बाद आई का करेक्शन हो जाता है। उसका जस्ट अपोजिट में आप लोग देख लीजिएगा कि जो यहाँ पे रेटिना जो है थोड़ा सा दूर खिसक जाता है, क्योंकि जो यहाँ पे आई का कर्वेचर है वह लॉन्ग हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है। तो हमको यहाँ पे अवतल लेंस यूज करना पड़ता है, यानी कि कनकेव लेंस। ओके, तो दोनों को याद रखिएगा। एक होता है फिर प्रेस बायोपिया आता है, उसमें आपको जो है से यूज करना पड़ेगा बाइफोकल लेंस। प्रेस बायोपिया में दोनों हो जाता है, प्रेस बायोपिया में मायोपिया भी हो जाता है और हाइपरमेट्रोपिया भी हो जाता है। तो इस तरह का लेंस आपको देखने को मिलेगा। ओके, अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन बताइएगा, ऊपर वाला भाग कौन सा होता है और नीचे वाला भाग कौन सा लेंस होता है? बाइफोकल जो लेंस होता है उसमें कौन सा लेंस यूज किया जाता है, ऊपर और नीचे? नीचे वाला पढ़ने के लिए यूज होता है, ओके ना, और ऊपर वाला दूर देखने के लिए होता है। तो आप थोड़ा सा बता दीजिए। तो आंसर इसका हो जाएगा उत्तल लेंस। डिटेल में डिस्कस कर दिया। जेनेटिक कोड की खोज किसने की थी? तो इसमें जो ऑप्शन है उसमें हरविंद खुराना हो जाएगा। ओके, इसको याद रखिएगा। जेनेटिक कोड के बारे में आप लोग देखिएगा, डीएनए आपको पता होगा, जीन जो कि इसका यूनिट होता है डिऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड। तो लेकिन जो डबल हेलिक्स मॉडल था डीएनए का, उसको वाटसन और क्रिक के द्वारा जो है से एक्सप्लेन किया गया था या डिस्कवर किया गया था। इसको याद रखिएगा। ओपनहाइमर कौन थे? रॉबर्ट जे ओपनहाइमर जो है से फादर ऑफ एटम बम कहे जाते हैं, अमेरिका के पर्सनालिटी थे। ओके, चलिए। और रेडियम की खोज की थी क्यूरी, और रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेक्वेरेल। ये सब कुछ याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन ना आपको फ्रिक्वेंटली याद रखना ही होता है।
एग्जामिनर साहब आपको ना टफ क्वेश्चन नहीं देगा, ठीक है, इजी क्वेश्चन भी वहाँ पे रहता है। यही डबल हेलिक्स मॉडल था जो कि वाटसन और क्रिक के द्वारा डिस्कवर किया गया था। और हरबिंद खुराना को एक चीज़ और याद रखिएगा, 1968 में जो है यही जेनेटिक कोड की खोज के लिए नोबेल प्राइज मिला था मेडिसिन के क्षेत्र में, जिसको फिजियोलॉजी भी आप लोग बोलते हैं। ग्राहकों को खुदरा द्वारा संचालित एक सुरक्षित वेबसाइट पर वित्तीय लेन देन करने की अनुमति देता है। या साइंस में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर कंप्यूटर साइंस में भी, तो इसको ना उपयुक्त सभी हो जाएगा, चाहे ऑनलाइन बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो, ई बैंकिंग हो। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक ही होता है। तो इस सब में जो है एक जो है बोल सकते हैं कि खुदरा संचालित जो है एक सुरक्षित वेबसाइट पर वित्तीय लेन देन का एक तरीका होता है सब चीज़ में, ठीक है, ऑनलाइन बैंकिंग हो, इंटरनेट बैंकिंग हो या फिर ई बैंकिंग हो। बहुत सारा फैसिलिटी होता है ई बैंकिंग में, ऑनलाइन बैंकिंग ट्रांजेक्शन आप लोग करते हैं इंटरनेट बैंकिंग के सब में। समुद्र के जल का नीला रंग होने का कारण क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होगा। इसको स्कैटरिंग ऑफ लाइट बोला जाता है अंग्रेजी में, और हिंदी में प्रकीर्णन बोला जाता है। तो देखिएगा, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो होता है हमारा एटमॉस्फेयर में ही होता है, उससे पहले नहीं होता है। आपको पता होगा कि अगर पूछता है कि एक स्पेस मतलब बोल सकते हैं कि ट्रेवलर होता है, उसको स्काई कैसा दिखता है, तो उसको स्काई ब्लैक दिखता है, क्योंकि एटमॉस्फेयर वहाँ पे नहीं है। और एटमॉस्फेयर नहीं है तो वहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होता है। स्कैटरिंग के चलते यानी कि प्रकीर्णन के चलते ही जो है हम लोग को दिखता है। यहाँ पे जल के अणुओं द्वारा नीले प्रकाश का प्रकीर्णन हो जाएगा। हाँ, चलिए आंसर इसका डी हो जाएगा, ओके ना। जल के अणुओं द्वारा जैसे नीले प्रकाश का प्रकीर्णन, जो नीले जो प्रकाश होता है उसका प्रकीर्णन करता है, और मेनली रूप से एटमॉस्फेयर में जो है प्रकीर्णन होता है। तो वहाँ से जो है जिस तरह का इमेज बनता है आपको देखने को मिलेगा, वाटर में भी इस तरह का सेट हो जाता है, ओके ना। तो इसको ध्यान रखिएगा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट का यह फेनोमेनन था। इसका ही पूछेगा तो ही बोल दीजिएगा कि जो है दिखता है आपको यही प्रकीर्णन के चलते। और जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट था बताया था कि जो होता है 4th पावर ऑफ लैम्डा होता है, यानी कि जिसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा उसका स्कैटरिंग सबसे कम होगा। तो पता होगा कि रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होता है, इसीलिए इसका स्कैटरिंग सबसे कम होता है, इसीलिए इसको आप लोग सिग्नल में यूज करते हैं। अम्ल वर्षा का कारण क्या है? तो जो विभिन्न अवसर उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगा। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन जो होता है वो एसिड रेन का जो है कारण होता है, और इसमें जो पीएच वैल्यू होता है वह 5.6 से जो है कम हो जाता है। तो लेस देन 5 हो जाता है पीएच एसिड रेन का, इसको याद रखिएगा। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे कुछ नाइट्रोजन का और सल्फर का जो है मिला जो ऑक्साइड है, तो सल्फर डाइऑक्साइड और इस बोल सकते हैं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, ये सब मिलता है तो यहाँ पे जो है नाइट्रिक एसिड बन जाता है, यहाँ पे सल्फ्यूरस एसिड कुछ बन जाता है। तो इस तरह का चीज़ जो है बनता है, तो यही एसिड रेन होता है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड भी कभी कभी जो है हार्मफुल करता है, जैसे में H2O में अगर ये मिल जाता है तो यह कार्बोनिक एसिड बनता है H2CO3, तो ये भी हार्मफुल होता है, तो यही अम्ल वर्षा है। तो बहुत सारा अम्ल जो है जब मिल जाता है फैक्ट्री से बोलिए या फिर गाड़ी से, वाहन से, ये सब धुआं निकलता है, तो उसके बाद जो है जो रेन है उसमें मिक्स हो जाता है, तो एसिड बन जाता है। वही एसिड जब फॉल करता है अर्थ पर तो उसको एसिड रेन के नाम से जाना जाता है, ओके। किस ग्रह के चारों तरफ वलय है? वलय का अर्थ होता है रिंग, तो रिंग किसके चारों ओर है? तो अभी डायग्राम में आपको दिखाया था कि जो रिंग है वह सैटर्न के चारों तरफ होता है। सैटर्न एक काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है बोल सकते हैं कि पर्सनालिटी है सोलर सिस्टम में, ओके। जो जितना भी प्लैनेट का मतलब 8 प्लैनेट का जितना भी सैटेलाइट है उसका 40% सैटेलाइट जो है सिर्फ और सिर्फ सैटर्न के पास है, यानी कि जितना मिनरल झारखंड में कंट्री का उतना ही जो है सैटर्न के पास सैटेलाइट है। तो फ्रेंड करके याद रखिएगा। सैटर्न के बारे में देख लीजिएगा, पहले तो बहुत चीज़ इसको डिस्कस कर दिया हूँ, ओके। इसके चारों तरफ रिंग है, और हाँ इसका डेंसिटी बहुत कम है, इसका इतना डेंसिटी कम है कि ये वाटर में भी जो है फ्लोट कर सकता है, यानी कि वाटर का डेंसिटी 1 ग्राम पर मिलीलीटर होता है, या 1 kg पर मिलीलीटर बोल सकते हैं, पर लीटर सॉरी। तो 1 ग्राम पर मिलीलीटर से भी इसका डेंसिटी कम होता है, यानी कि पानी में यह तैरने लगेगा, इसको ध्यान रखिएगा। और ये सारा जोवियन प्लैनेट में है, आप लोग ये देखिएगा। फर्स्ट 4 प्लैनेट जो है मरकरी है, विनस है और मार्स है, और फिर अर्थ है और मार्स है। ये 4 जो है आपको ना टेरेस्ट्रियल प्लैनेट के नाम से जाने जाते हैं, जो फर्स्ट 4 है। और बाद वाला जोवियन प्लैनेट, जोवियन का मतलब होता है ना अर्थ जो है गैसियस प्लैनेट, यानी कि इसका ना एटमॉस्फेयर जो है एक्चुअली में आप लोगों को सॉलिड नहीं देखने को मिलेगा। जिस तरह से अर्थ का देखिएगा कि यहाँ पे सॉलिड है, आप लोग यहाँ पे खड़ा हो सकते हैं, उस तरह का वो प्लैनेट नहीं है, वो गैसियस टाइप का जो है ऑब्जेक्ट है, इस तरह से बोल सकते हैं। किलोवाट इकाई है, किलोवाट है, किलोवाट घंटा नहीं, आदत पड़ गया है किलोवाट घंटा पढ़ने का ना। संवेग शक्ति बल या फिर ऊर्जा, तो इसका किलोवाट जो है शक्ति का है। और किलोवाट में कितना होगा, कितना वाट होगा? तो किलो का मतलब 1000 होता है, मेगा का मतलब 10⁶ होता है, इसको ध्यान रखिएगा, यानी कि 10 लाख हो जाएगा,
ओके ना। 10 लाख हो जाएगा, 5 में तो लाख होता है, या हो जाएगा किलो का 1000 होता है 10⁻³ हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा। ये पावर और एनर्जी में थोड़ा मैं अगर रूल आपको बताऊं फॉर्मूला, तो पावर इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन टाइम होता है, देख लीजिएगा न्यूमेरिकल में काम आएगा। और P इज इक्वल टू भाई होता है, तो इसको मैं याद कराया था आपको, PET पेट, और P इज इक्वल टू भाई, इसको याद रखिएगा। मोमेंटम जो होता है स्मॉल p होता है, मास इंटू वेलोसिटी होता है, और बल तो फोर्स होता है, फोर्स चिल्लाते रहता है मा, यानी कि फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो इसको याद रखिएगा। समय का असाइनमेंट हो जाएगा आपका, मोमेंटम है तो हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, इसको देख लीजिएगा। ऊर्जा का जूल होता है, फोर्स का न्यूटन होता है, सीजीएस यूनिट इसका अर्ग होता है, और डाइन भी होता है, जो कि पता होगा 1 यूनिट में 10⁵ डाइन होता है, इसका यूनिट 1 न्यूटन। शरीर के लिए विटामिन डी का निर्माण कौन करता है? फेफड़ा, त्वचा, यकृत है, त्वचा है, या फिर पित्ताशय है? तो यहाँ पे ना त्वचा यानी कि स्किन जो है विटामिन डी का निर्माण करता है। इसको किस नाम से जाना जाता है? तो इसको आप लोग कैल्सीफेरोल को नाम से जानते हैं ना, कैल्सीफेरोल। डी है तो इसको सी सेकंड कर लीजिएगा, एक कम, ठीक है ना। कैल्सीफेरोल इसको बोला जाता है। विटामिन ए को रेटिनोल बोलते हैं, बी को थायमिन बोलते हैं, B1 को, सी को आप लोग बोलते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, डी को बोल रहे हैं कैल्सीफेरोल, ई को बोलते हैं टोकोफेरोल, और के को बोलते हैं फिलोक्यूनिन। ये सब याद रखिएगा। त्वचा हो गया। अब देखिए त्वचा जो होता है उसमें जैसे डायरेक्ट हम लोग का ना ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि जो सन से जो है से डायरेक्ट जो है से हम लोग को विटामिन डी मिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारा बॉडी में जो स्किन होता है उसमें जो है से क्या है, कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। तो इसी कोलेस्ट्रॉल जो है ना सनलाइट के साथ जब रिएक्शन करता है तब जाकर विटामिन डी का फॉर्मेशन होता है। ओके चलिए, ये लीवर है, आपको पता होगा, लीवर जो कि बाइल जूस को सीक्रेट करता है। ओके ना, और बाइल जूस यही गॉल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में स्टोर रहता है। विद्युत स्त्री, हीटर के बारे में बात किया जा रहा है। स्त्री मतलब आयरन होता है। हीटर हो या फिर विद्युत केतली हो, केतली समझते हैं ना, केतली जो चाय बनाने के लिए यूज किया जाता है, इत्यादि किसके बने होता है? नाइक्रोम के, कार्बन के, कॉन्स्टेंटन के, या फिर जर्मन सिल्वर के। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइक्रोम। तो नाइक्रोम का तार होता है, हीटर हो, ये सब नाइक्रोम होता है। ओके ना। इस नाइक्रोम होता क्या है? तो इसमें निकेल प्लस क्रोमियम आपको देखने को मिलेगा। तो उसका एक एलॉय है, मिश्र धातु है। एलॉय आखिर क्यों बनाते हैं? इस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं कि एलॉय क्यों बनाते हैं हम। तो एलॉय बनाने का मेन पर्पस होता है कि कोई चीज को ना कठोर करें, हम लोग कोई चीज को कठोर करें। ऐसा नॉर्मल आयरन जो होगा ना वो क्या हो जाएगा, वह जो होगा से आपका उस पर जंग लग जाएगा। लेकिन जब उसको एलॉय बना दीजिएगा, Fe प्लस क्रोमियम प्लस निकेल, तो ये क्या बन जाएगा, ये आपको स्टेनलेस स्टील बन जाएगा। तो स्टेनलेस स्टील फिर जंग नहीं लगेगा। तो जंग से बचाने के लिए, इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो है से हम लोग एलॉय बनाते हैं, इसको याद रखिएगा। और एलॉय जो होता है क्या होता है, द होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर कंपोनेंट्स। ओके ना, जिसमें मेटल और नॉन मेटल भी इंक्लूड हो सकते हैं, तो उसको एलॉय कहते हैं। कॉन्स्टेंट के बारे में देख लीजिएगा। इसमें जो होता है कॉन्स्टेंट जो होता है 55% कॉपर और 45% निकेल का एक एलॉय होता है। जर्मन सिल्वर आपको बताया था कि इसका नाम तो सिल्वर है, लेकिन इसमें सिल्वर नाम का चीज नहीं होता है, Cu प्लस Zn प्लस Ni होता है, इसको ध्यान रखिएगा, जर्मन सिल्वर। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? अच्छा एक क्वेश्चन बताइए, गन मेटल किसका मिश्र धातु है? लास्ट लेक्चर में पढ़ाया था आपको, गन मेटल का में कौन कौन सा एलिमेंट मौजूद होता है। सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में समुद्र में क्या पाया जाता है? तो ये ना सोडियम, एल्यूमिनियम है, आयरन है, फिर जो है से लिथियम है। तो अब सोडियम आपको देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ओके, बाकी एल्यूमिनियम को तो पता होगा, सेल्फ प्रोटेक्टिव मेटल बोला जाता है, क्योंकि अपने ऊपर खुद से जैसे एक ऑक्साइड का परत जमा लेता है और रिएक्शन किसी के साथ नहीं करता है। लिथियम सबसे हल्की धातु है, इसको याद रखिएगा। और ये तो आपको पता होगा, आयरन हमारा ब्लड में मौजूद होता है। ओके, आंसर इसका हो जाएगा सोडियम, जो सबसे प्रचुर मात्रा में आपको देखने को मिलेगा। चॉकलेट स्वास्थ्य के लिए खराब हो सकती है क्योंकि उनमें किसका अंश होता है? कोबाल्ट का, निकेल का, जिंक का, फिलेट का। तो उसमें निकेल ज़्यादा होता है। निकेल हमारे दांतों को जैसे कोरोड कर देता है। निकेल अच्छा चीज़ थोड़ी है, ये दांत को कोरोड कर देता है और सेहत को भी बहुत एडवर्सली अफेक्ट करता है। नॉर्मली आप लोग जो चॉकलेट आता है ना, 5 पैसा पहले देखे थे, 1 रुपये में 20 मिलता था, तो वो वाला चॉकलेट तो बहुत ज़्यादा नुकसानदेह होता है। और नॉर्मल जो होता है 1-2 रुपये वाला टॉफ़ी, वो जो होता है नुकसानदेह होता है। लेकिन आप लोग अगर डार्क चॉकलेट खाइएगा ना, वो भी ज़्यादा नहीं, उसमें ज़्यादा शुगर होता है, तो देखिएगा तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। ज़्यादा नहीं, अगर दिन में एक आध चॉकलेट खाते हैं डार्क चॉकलेट, जैसे कि डेयरी मिल्क हो गया, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। तो निकल इसका आंसर हो जाएगा। घरेलू फ्यूज तार होता है। फ्यूज वायर के बारे में बात किया जा रहा है। उसका क्या होता है? जो बॉइलिंग गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट होता है, हाई होता है, मतलब बहुत ज़्यादा हाई, या फिर लो होता है, या फिर हाई होता है, या फिर इनसे कोई नहीं। तो इसका ना गलनांक निम्न होता है, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट इसका लो होता है। रीजन क्या होता है समझिए। डोमेस्टिक सर्किट जो कि पता होगा आपको, पैरेलल कॉम्बिनेशन यूज किया जाता है। तो इसमें 2 फेनोमेनन कभी कभी हो जाता है, ओवरलोडिंग होता है, शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है।
शॉर्ट सर्किटिंग में क्या होता है कि प्लस माइनस अगर वायर जो है ऐसे सट गया तब वहाँ पे शॉर्ट सर्किटिंग हो जाता है। ओवरलोडिंग में क्या होता है कि मान लेते हैं कोई तार आ रहा है, अब इस तार में एक ही तार है, इसमें आप लोग क्या क्या यूज कर रहे हैं, इधर हीटर को लगा दिया, इधर मोटर को लगा दिया, इधर फैन लगा दिया गया है, इधर कोई बंदा मोबाइल चार्ज कर रहा है, तो एक ही ज़्यादा तार में ओवरलोड हो गया। तो यही ओवरलोड के चलते भी जैसे तार जो है आपका सट जाता है, मतलब यही सब गलने लगता है, तो यही ओवरलोडिंग और होता है शॉर्ट सर्किटिंग। तो ओवरलोडिंग में अगर तार क्या होगा ना कि यहाँ पे अगर कहीं पे फ्यूज लगाया हुआ है इस वाले प्लेस पे, तो फ्यूज क्या होगा, गल जाएगा, इतना लोड बसा ही नहीं पाएगा। इसीलिए फ्यूज होता है से बोल सकते हैं कि जो डोमेस्टिक सर्किट होता है उसमें यह जो है एक सेफ्टी डिवाइस के जैसा कार्य करता है, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है। ऐसा क्यों, क्योंकि तार जो है ना से ओवरलोडिंग हो शॉर्ट सर्किटिंग हो तुरंत जैसे गर्म होने लगता है, और गर्म होने के चलते अगर इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर लो रहेगा तो क्या हो जाएगा, यह तुरंत गल सकता है। क्लियर है, इसीलिए इसका मेल्टिंग पॉइंट लो रखा जाता है। और फ्यूज वायर के बारे में बात किया गया हुआ तो पीवी प्लस एसएन का एक एलवाई है, नॉर्मली कोई ऐसा फ्यूज जैसे डायरेक्ट कोई आपको एलिमेंट देखने को नहीं मिलेगा। पीवी लेड होता है और एसएन टीन होता है, इसको देख लीजिएगा, ओके ना। चलिए, और सोल्डर का भी यही होता है एलवाई। सोल्डर जो आप लोग देखे होंगे, सोल्डरिंग वायर आपको पता हो ना, एक तार होता है, कोई डिवाइस है, मतलब एक कहीं पे होता है एक तरह का चिप है, इसमें तार को सटाना है, तो यहाँ पे लगाकर अब इस तार को सटाकर अब एक गर्म चीज़ से उसको टच करते हैं, बस उसको सट जाता है, ये कुछ कहानी होता है। यही फ्यूज वायर कुछ इस तरह से होता है, हम लोग तो काफ़ी ज़्यादा यूज किए हैं स्टेबलाइजर में। इस तरह से देखिए यही वायर है, या फ्यूज वायर है, यही पीवी प्लस एसएन से बना हुआ है। और ऐसे डोमेस्टिक जो लार्ज होगा उसमें तो इस तरह का चीज़ आपको देखने को मिलेगा। वातानुकूलन यानी कि आप लोग को देखने को मिलेगा जो एयर कंडीशनिंग आप लोग यूज करते हैं का महत्व डैश को बनाए रखने में है, तापक्रम, आर्द्रता, स्वच्छता या फिर ये सभी। तो आंसर इसका ये हो जाएगा, यानी कि टेम्परेचर को रेगुलेट करने में हम लोग जैसे एयर कंडीशनिंग का यूज करते हैं। कम ज़्यादा 16 नॉर्मल पे चलता है। आर्द्रता कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, ह्यूमिडिटी है ना, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द यूनिट वॉल्यूम ऑफ एटमोस्फियर। ओके, इसको याद रखिएगा। गैसोहॉल पर्यावरण मित्र ईंधन है जो कि डैश के मिश्रण से बनता है। पेट्रोल, डीजल, पेट्रोल और इथेनॉल, डीजल तथा इथेनॉल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो गैसोहॉल होता है वो सब पेट्रोल और इथेनॉल होता है। तो ये फायदा क्या है, तो पूरा अगर पेट्रोल आप लोग यूज कर लिए, क्या हुआ, पेट्रोल पूरा यूज कर ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ज़्यादा आप लोग फॉसिल फ्यूल यूज कर रहे हैं, तो ये तो नुकसानदेह है। ओके, क्योंकि पता है कि कोई भी फ्यूल जो होता है से एकदम से जो है से बोल सकते हैं कि पर्यावरण अनुकूल नहीं होता है, यानी कि आइडियल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब नहीं बोल सकते हैं, गुड सोर्स ऑफ एनर्जी जिसमें कि पर्यावरण मतलब पोल्यूशन करे ही नहीं, कुछ ना कुछ पोल्यूशन हो ही जाता है। तो इसमें पेट्रोल के साथ इथेनॉल यानी कि C2H5 हम लोग मिला देते हैं, यही कॉमन अल्कोहल है ना, दारू। चलिए, इथाइल अल्कोहल, तो यह गैसोहॉल बन जाता है। कुछ अगर बात करें हम लोग अगर टाइप ऑफ अल्कोहल के बारे में, तो एक डीनेचर्ड अल्कोहल का नाम आप लोग सुने होंगे। तो आखिर डीनेचर्ड अल्कोहल क्या होता है, तो डीनेचर्ड अल्कोहल जो नॉर्मली इथेनॉल होता है इसको ना पीने योग्य है। नॉर्मली अगर प्योर रहेगा, अगर पानी इसमें नहीं मिलाइएगा, तो इसको में अगर पानी नहीं मिलाएगा तो ये डायरेक्ट अगर डाल देते हैं गाड़ी की टंकी में तो स्टार्ट हो जाएगा गाड़ी, क्योंकि ये ईंधन, अभी बायोडीजल के बारे में बात किया जा रहा था ना, इथेनॉल के जैसे प्रोडक्शन पर यूज मतलब फोकस किया जा रहा है। तो C2H5OH जो है इथेनॉल, इसमें हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि इसमें हम लोग कभी कभी पायरेडिन मिला देते हैं, बेंजीन मिला देते हैं, या फिर हम लोग उसको मिथेनॉल मिला देते हैं, मिथेनॉल HCOOH, तो एक थोड़ा पॉइजनस हो जाता है, तो उसको डीनेचर्ड अल्कोहल बोला जाता है, यानी उसका नेचर को हम लोग डीनेचर्ड कर दिए, यानी कि थोड़ा सा पॉइजनस कर दिए। ऐसा हम लोग इसीलिए करते हैं क्योंकि अगर नॉर्मली ऐसा रहेगा ना, डीनेचर्ड नहीं रहेगा, तो फैक्ट्री में बहुत सारा ना पी जाएंगे इसको, तो इसको डीनेचर्ड कर दिया जाता है, तो बहुत सारा इसका यूज होता है। ओके, अगर मशीन में जंग लगा है तो उसको साफ करना है, स्टरलाइज करने के लिए यूज किया जाता है, तो यही यूज होता है डीनेचर्ड अल्कोहल का। तो ध्यान रखिएगा, इसमें इथाइल अल्कोहल के साथ पैरेडिन, ये सब जहरीला सब्सटेंस है, पैरेडिन बोलिए, बेंजीन बोलिए, या फिर मिथेनॉल, मिथेनॉल भी हानिकारक है। ओके ना, इसको ध्यान रखिएगा। शायद मुझे लगता है कि मिथेनॉल की जगह पर मैं HCOOH बोल दिया था, सॉरी, मिथेनॉल में HCOOH नहीं होगा, CH3OH होगा, कभी कभी माइंड से निकल जाता है, सॉरी। ये मीथेन जो ये है सब फॉर्मिक एसिड ना, जो कि एंड पे पाया जाता है, इसको मिथेनॉल नहीं मिथेनॉल बोला जाता है, सॉरी। निम्नलिखित में से कौन समय का इकाई नहीं है, प्रकाश वर्ष। एक क्वेश्चन तो बहुत ही फेमस है, आपको पता होगा कि प्रकाश वर्ष ऐसे भी पूछते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका यूनिट है, तो आपको ना एक ईयर भी ऑप्शन में रहेगा। तो इसी तरह से क्वेश्चन फंसाने के लिए जो है से दिया गया है कि समय का इकाई कौन नहीं है, तो नैनो सेकंड बोले, माइक्रो बोले, सेकंड बोले, सब जो है से सेकंड का यूनिट है। सेकंड जो है SI यूनिट है, अगर SI बोल देता ना तब तो आंसर आपका D हो जाता, ठीक है ना। चलिए, SI यूनिट सेकंड होता है, माइक्रो में आपको पता होगा 10⁻⁻⁶ होता है, नैनो में 10⁻⁹ होता है।
ओके, आंसर इसका ए है। व्हाट इज लाइट ईयर? तो द डिस्टेंस ट्रेवल बाय लाइट, ओके, इन 1 ईयर इज कॉल्ड लाइट ईयर, इसको लाइट ईयर बोला जाता है। 1 लाइट ईयर में होता है आपको 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। मीटर में बोलेगा तो 15 कर देगा इसको। RDX क्या है? रिसर्च डिपार्टमेंट एंड एक्सप्लोसिव, या एक्सप्लोसिव बोलेगा, इसका फुल फॉर्म होता है, ध्यान रखिएगा, रिसर्च डिपार्टमेंट एक्सप्लोसिव। तो यह जो होता है क्या होता है कि खादों के, एक सेकेंड, ये एक विस्फोटक पदार्थ है ना, सॉरी, ये एक विस्फोटक पदार्थ है। देखिएगा चट्टान को तोड़ने में मतलब बहुत सारा इसका यूज है। ओके, अगर देखिएगा आर्टिस्ट को मिल से तोड़ने फोड़ने के लिए इसको यूज किया जाता है। ओके, मुझे याद है कि बताया था आपको कहानी, जंगल में था तो RDX लगाया गया था चट्टान के पीछे। तो जब वो ब्लास्ट किया था तो मामा से पूछा था कि क्या है, तो बोलता कि RDX लगाया गया है। ओके ना, आंसर इसका जो है से डी हो जाएगा, विस्फोटक है। RDX के बारे में देख लीजिएगा, अगर इसका आपको केमिकल नेम पूछे तो 135 होता है, ट्राई नाइट्रो फिर पर हाइड्रो 135 ट्राइजीन है, और इसको साइक्लोनाइट या हेक्सोजेन के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सब क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, साइक्लोनाइट के नाम से और हेक्सोजेन के नाम से किसको जाना जाता है, तो RDX का ही नाम है, काफ़ी यह फेमस है। ओके ना, अच्छा, इसका आविष्कार कौन किए थे? बहुत इंपॉर्टेंट है, अल्फ्रेड नोबेल, वही थे पर्सनालिटी। 1966 में RDX को जो है से, सॉरी यही कभी कभी होता है, 1866 में जो है इसका मतलब इन्वेंशन किया गया था RDX का, 1866। दो आवेशित पिंड के बीच लगने वाला बल क्या कहलाता है? आवेशित मतलब होता है चार्ज, और पिंड का मतलब होता है ऑब्जेक्ट्स। ओके, तो दो अगर चार्ज ऑब्जेक्ट है उसके बीच जो लगने वाला बल है उसको क्या बोलेंगे? तो उसको जो है से हम लोग विद्युत स्थैतिक बल बोलेंगे। इसको अंग्रेजी में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बोला जाता है। ओके ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक आप लोग पढ़े होंगे, जिसमें हम लोग चार्ज का स्टडी करते हैं एट द स्टेशनरी पोजीशन, यानी कि चार्ज वहाँ पे मूव नहीं करता है। आइए देख लीजिएगा, अगर मान लेते हैं कोई चार्ज है, पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके बीच रिपल्सन होता है, क्योंकि अनलाइक चार्जेज रिपेल एंड लाइक चार्जेज अट्रैक्ट एंड लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर। और इसमें अगर पॉजिटिव निगेटिव है तो इसमें अट्रैक्शन होगा, और निगेटिव भी रिपल्सन होता है। इस तरह कुछ कहानी होता है, ये सब ध्यान रखिएगा। मैग्नेट होता है, उसके भी जो है से चुंबकीय फोर्स लगता है। और गुरुत्वाकर्षण तो पता होगा, ब्रह्मांड का हर एक वस्तु एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, जैसे कि हम जो है से आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, ओके ना, या आप हमको अट्रैक्ट कर रहे हैं, मतलब हर कोई जैसे अट्रैक्ट करता है। तो हम कहने का मतलब है मैं तो कोई पार्टिकल हूँ, ठीक है, अगर फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखो तो मैं भी एक पार्टिकल हो जाऊंगा या फिर एक ऑब्जेक्ट हो जाऊंगा। तो हर एक ऑब्जेक्ट अभी एक ऑब्जेक्ट है, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के जो है से अट्रैक्ट करता ही करता है। चलिए, तो आपसे पूछते भी हैं कि जो है से ज्वार भाटा क्यों आता है, यानी कि टाइड्स, तो मून का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसके चलते आता है। और मस्कुलर फोर्स हमारा पता होगा, मसल से लगाते हैं, वो मस्कुलर फोर्स होता है। इनमें से कौन जो है एक संश्लेषित रेशा का उदाहरण है? संश्लेषित रेशा का मतलब होता है सिंथेटिक फाइबर, नायलॉन, पॉलीथीन, बेकलाइट। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है ना। नायलॉन जैसे ये भी बनाया जाता है। पॉलीथीन को क्या देखें क्या क्या अपने आप हो गया कहीं पर, नहीं, पॉलीथीन को बनाया जाता है, इथिन इसका पॉलीमर है। और बेकलाइट भी बनाया जाता है। बेकलाइट तो आपको पूछते भी हैं आपको, जैसे देखिएगा फिनॉल का स्ट्रक्चर, अरे भाई इस तरह से होता है। फिनॉल के साथ आपको HCHO मिल जाएगा, ठीक है ना, ये फॉर्मल्डिहाइड है। ओके, तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड इसको रेजिन बोला जाता है। तो बेकलाइट है, तो सारा का सारा इसका आंसर हो जाएगा। और आपको पता होगा रेयान को आर्टिफिशियल सिल्क बोला जाता है। और कुछ अगर नेचुरल फाइबर अगर बोलेगा तो इसको याद रखिएगा, जैसे कि सेलुलोज है तो एक नेचुरल फाइबर में आता है। और भी कुछ अभी माइंड पे शायद नहीं आ रहा है, तो आंसर इसका देख लीजिएगा, सभी हो जाएगा। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक हो, उपयुक्त में से सभी हो जाएगा। आंसर इसका डी ठीक कर दूंगा, आपको PDF डाउनलोड कीजिएगा। तो निम्नलिखित में से टेडपोल किसके विकास की अवस्था टेडपोल है? बिल्ली, मेढक या फिर कुत्ता या फिर मानव? तो यहाँ पे ना डायग्राम डालना, मैं सॉरी एक इमेज डालना भूल गया। तो जो स्ट्रक्चर देखिएगा टेडपोल का, सॉरी, जब इसका उत्पन्न होता है तो धीरे धीरे बड़ा होता है। तो शुरुआत दौर में लगेगा नहीं कि मछली है, आप लोग मछली है। गांव में ढोढ़ा तालाब ये सब होता है, ढोढ़ा समझते हैं, देहात वाले लोग समझते होंगे ढोढ़ा टाड़ क्या होता है, शहर वाले क्या जाने। तो उन लोग देखिएगा तो पहले इसको ना बेंग मछरिया बोला जाता है। तो बेंग मछरिया होता क्या है ना कि इसका पूंछ मछली के जैसा रहता है, तो एक्चुअली में मेंढक ही होता है। तो इनिशियल स्टेज में जो है इसका इन कोर्स ऑफ जो है इसका जो लाइफ का स्पेंड बढ़ता होता है, तो उस ड्यूरेशन में ये जो है मेढक जो है मछली के जैसा ही लगता है। तो हम लोग उसको देहात में, गाँव में बेंग मछरिया बोला करते थे, मुझे भी याद है।
तो आंसर इसका बी हो जाएगा, मेढक होता है। ओके ना, इसको देख लीजिए, टेडपोल जो होता है एक स्टेज है, मेढक के जो होता है उसका। सीएफसी का फुल फॉर्म देखिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, मुझे पता ही नहीं चलता है, सीएफसी वाले, और फिर यूआरएल पूछा जाता है, लैन का फुल फॉर्म पूछा जाता है, ये सब बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, पता नहीं कि बहुत इजी है लेकिन बहुत पूछा गया है। विद्युत लेपन यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग के बारे में बात किया जा रहा है। विद्युत के डैश प्रभाव आधारित है, भौतिक, ऊष्मीय, रासायनिक या फिर चुंबकीय। तो यह केमिकल इफेक्ट पर बेस्ड होता है। विद्युत के जो रासायनिक प्रभाव यानी केमिकल इफेक्ट, उसी पर यह से आधारित होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में देखिए कॉपर के यहाँ पे प्लेटिंग किया जा रहा है। ओके ना, तो इसको देख लीजिए, जो इम्प्योर, जो बोल सकते हैं कि जो इम्प्योर मेटल होता है उसको एनोड बनाया जाता है और प्योर पर कैथोड बनाया जाता है। ओके ना, जिसका आप लोग इलेक्ट्रोप्लेटिंग करना होता है उसी का आपको साल्ट सोल्यूशन लेना होता है, यानी कि CuSO4 यानी कि ब्लू विट्रस यूज किया गया है, नीला थोथा। उसके बाद यहाँ से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो किया जाता है तो इसका ना थोड़ा थोड़ा पार्ट जो है से गलता है, और गलने के बाद जो है से आता है, इसमें घुलता है, और यह मिश्रण जो भी होता है ये जो है से कैथोड पर जमा हो जाता है। ओके, और जो गंदगी होता है वह एनोड के नीचे बैठ जाता है, उसको एनोड मड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, ये इम्प्योरिटीज होता है। ये सब कुछ इलेक्ट्रोप्लेटिंग की कहानी है। ओके, ऊष्मीय पदार्थ में ऊष्मीय जो है जो विद्युत धारा का जो ऊष्मीय प्रभाव है, हीटिंग इफेक्ट, उसमें आप लोग जितना भी काम आप लोग देखते हैं, जितना भी हीटिंग का होता है, आयरन, इस सब में काम होता है, वह सारा का सारा जैसे काम करता है। और मैग्नेटिक इफेक्ट में बहुत सारा काम होता है। ओके, देखिएगा इलेक्ट्रिक बेल, ये सब काम करता है। मैग्नेटिक कंपास, ये भी है, आपको देखने को मिलेगा जो कंपास होता है, अगर चुंबक चारों तरफ अगर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है विद्युत धारा के चलते, तो वहाँ भी जो है से यह काम करता है। तो चुंबकीय पदार्थ प्रभाव पर बहुत सारे फेनोमेनन होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रिक बेल के एग्जाम्पल है। नाभिकीय विखंडन यानी कि न्यूक्लियर, यहाँ पे फ्यूजन के बारे में बात किया जा रहा है। तो न्यूक्लियर फ्यूजन की खोज किसने किया था? तो ये किए थे आपको हॉर्नस्टाइन स्ट्रासमैन को ना, इसको याद रखिएगा। होमी जहांगीर भाभा के बारे में अगर याद रखिएगा तो ये ना होमी जहांगीर भाभा, ये फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया है। फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया, क्वेश्चन आपको जीके में पूछा जाता है। ये फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया है, और फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया विक्रम साराभाई को बोला जाता है। कंफ्यूजन दोनों पॉइंट में नहीं होना चाहिए। होमी जहांगीर भाभा, अगेन ये फादर ऑफ न्यूक्लियर प्रोग्राम इन इंडिया है, और ये फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम इन इंडिया है। ये विक्रम साराभाई इसरो से रिलेटेड है ना, और न्यूक्लियर प्रोग्राम में अगर आएगा तो यह DRDO से रिलेटेड है ना, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना 1958 में, जिस समय नासा का स्थापना हुआ था, और इसका तो आपको पता होगा 15 अगस्त 1969 को स्थापना हुआ था। इसरो हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है, DRDO का दिल्ली में है। आंसर इसका बी हो जाएगा। आइंस्टाइन को पता होगा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दिए थे, E=mc², जिनके लिए इनको नोबेल प्राइज भी मिला था 1921 में। हाँ, इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगा फिजन और फ्यूजन। फिजन होता है क्या है? फिजन का मतलब होता है आपको टूटना, एक चीज से दो चीज में टूट जाएगा, उसको बोलते हैं फ्यूजन। और फ्यूजन में क्या होता है कि फ्यूजन जो है से दो जो है से लाइट जो है से न्यूक्लियाई जो है से मिलता है, और एक हैवी न्यूक्लियाई बनता है, और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है। तो जो आप लोग बोलते हैं न्यूक्लियर बम है, सॉरी गलती हो रहा था, जो हाइड्रोजन बम है वह इसी फेनोमेनन पर आधारित होता है, फ्यूजन पर, और सन का सोर्स है वो भी फ्यूजन ही है। हाँ, न्यूक्लियर जो बम होता है ना, न्यूक्लियर बम, वह फ्यूजन पे आधारित होता है। कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। न्यूक्लियर बम जो है वह तो होता है फ्यूजन पे, लेकिन हाइड्रोजन बम जो होता है वह फ्यूजन पे होता है। सन का सोर्स जो होता है वो भी फ्यूजन है, हिंदी में इसको संलयन बोला जाता है। मशरूम में सबसे ज़्यादा क्या मिलता है? आप लोग इस तरह से मशरूम खाए होंगे, तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा मात्रा में आपको देखने को मिलता है, प्रोटीन। ओके ना, जिसको पचाने में पेप्सिन हार्मोन काम करता है। बर्फ समेत एक कांच के गिलास के बाहरी तल पर जल बिंदु दिखते हैं क्योंकि? देखिएगा कि अगर ग्लास है तो उसके चारों ओर जो है से, अभी देखिएगा जब गर्मी में आप लोग ठंडा पानी रखिएगा तो इसके चारों ओर जो है से, बोतल में भी इसको वाटर ड्रॉपलेट देखने को मिल जाएगा। तो क्या अंदर का पानी आ जाता है? तो जी नहीं, बाहर का पानी आता है। यह क्यों होता है? इसका आंसर बी हो जाएगा। देखिए जो बी आंसर हो जाएगा, वायु की नमी ग्लास के ठंडे तल के संपर्क में आकर जल की बूंदों के रूप में घनीभूत हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पे जमा हो जाते हैं। देखिए कहने का तात्पर्य क्या है, बाकी ऑप्शन को क्लियर करूंगा कि ये ग्लास काफ़ी ठंडा है, तो एटमोस्फेयर में आपको ना वाइपर देखने को मिलेगा, वाटर ड्रॉपलेट इसमें होता है। तो वही ज़्यादा जब ठंडा इन्वायरमेंट के संपर्क में आता है तो कंडेंसेशन होने लगता है। यानी कंडेंसेशन मतलब कोई अगर
गैस है तो वो जो है से लिक्विड में कन्वर्ट होता है, उसको कंडेंसेशन बोला जाता है, संघनन हिंदी में इसको बोलते हैं। तो यह जब जमा होने लगता है तो यही बूंद आपको दिखने लगता है। देखिए जो ऑप्शन सी क्या कर रहा है, गिलास की दीवार के छोटे छोटे रंध्रों की बूंद से, यानी गिलास की दीवार है, यानी कि समझिए कि इसमें छेद है और वही जल जो है बाहर जा आ जाता है, तो ऐसा तो कुछ होता नहीं है। ठीक है, चलिए आंसर इसका बी हो जाएगा, पढ़े होंगे आप लोग। विश्व का सबसे बड़ा और सबसे भारी स्तनधारी कौन सा है, तो ब्लू व्हेल है, आपको पता होगा। यह एक मछली नहीं है ना, तो इट इज़ नॉट ऑफ फिश, इसको ध्यान रखिएगा। ब्लू व्हेल ये एक स्तनपायी प्राणी है, स्तनधारी या स्तनपायी इसको बोला जाता है। स्तनपायी क्या करते हैं, इनको कुछ कुछ पहचान देखिएगा, तो इन लोग को कान बाहर होता है, ओके, जैसे हम लोग का है। और दूसरा बात, इन लोग बच्चे को जन्म देते हैं और दूध भी पिलाते हैं। आंसर इसका ये है ब्लू व्हेल। और ये तो बोल ही दिया कि सबसे बड़ा है और सबसे भारी स्तनधारी है। गन मेटल किसका मिश्रण है, तो जो गिवन ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, तो आंसर इसका बी हो जाएगा। Cu प्लस Zn प्लस Sn, कुछ कुछ लेड भी इसमें मिला दिया है ना। फेरस आयरन होता है तो आयरन इसमें मिक्स नहीं किया जाता है, गन मेटल लिखा गया है। तो Cu के साथ Zn और उसके साथ Sn होता है। मैं आपको बताया था कि Cu प्लस Zn प्लस Sn होता है। दूसरा ऑप्शन होता है सीसा भी थोड़ा मात्रा में मिलाया जाता है। आंसर इसका बी है, गन मेटल इसको बोला जाता है। मधुमेह यानी कि डायबिटीज का रोग नियंत्रण करता है वृक्क, यकृत, लैंगरहैंस की दीपिकाएं या फिर थायरॉक्सिन, तो आंसर इसका हो जाएगा लैंगरहैंस की दीपिकाएं हैं, ओके ना। आइलैंड्स ऑफ लैंगरहैंस इसको बोला जाता है। ये पता होगा आपको, पैनक्रियाज, ओके ना, अग्नाशय इसको बोलते हैं। यही जो है से आपको देखने को मिलेगा इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, जो कि क्या करता है, ब्लड में शुगर को रेगुलेट करता है, और यह बीटा सेल के द्वारा सीक्रेट किया जाता है। तो रटने में आसानी होगा, ब्लड में शुगर कंट्रोल करता है तो बीटा सेल के द्वारा जो है सीक्रेट किया जाता है पैनक्रियाज का, ओके, ध्यान रखिएगा। लैंगरहैंस की दीपिकाएं। थायरॉक्सिन पता होगा, जो है से थायराइड ग्लैंड से निकलता है, एक हार्मोन है। अब इसके सीक्रेशन के लिए आयोडीन चाहिए होता है। अगर ये नहीं मिलेगा आयोडीन आपको तो वही गला में घेंगा होता है या नेक में पाया जाता है। या लीवर होता है और वृक्क तो किडनी होता है। किडनी एक्सक्रीटरी सिस्टम से रिलेटेड है ना। और ब्लड में जो नॉर्मल शुगर का लेवल होता है 199 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, इसको देख लीजिएगा। अच्छा, अगर कुछ बात करें तो जो हम लोग का ब्लड होता है चेक किया जाता है, तो मेल में कितना नॉर्मल ब्लड होता है, कितना मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और फीमेल में कितना मिलीग्राम पर डेसीलीटर होना चाहिए नॉर्मल लेवल, आप लोग जरा बताइए। इथाइल अल्कोहल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो बहुत ईजी है, बता चुका था पहले भी, C2H5OH होता है इथाइल। ये आपको इथाइल अल्कोहल देखने को, सॉरी ये जो है प्रोपाइल अल्कोहल मिलेगा। ये तो क्वेश्चन मिस्टेक है, इस तरह से कुछ बनेगा ही नहीं। पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए उपयोग किए जाने वाला रसायन कौन सा है, तो ये क्लोरीन का यूज किया जाता है। ओजोन यहाँ पे यूज नहीं किया जाता है। क्लोरीन गैस का पानी को रोगाणु मुक्त करने के लिए हम लोग यूज करते हैं क्लोरीन, या फिर बोलिए ब्लीचिंग पाउडर ना, ब्लीचिंग पाउडर भी यूज किया जाता है, जिसको पता होगा कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोलते हैं। क्लोरीन का जो फॉर्मेशन होता है ना, सॉरी ये जो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मेशन वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। CaOH का हॉल2 रिएक्शन डायरेक्ट आपको जैसे एग्जाम में पूछा जाता है ना, 10th क्लास देखिएगा तो डायरेक्ट रिएक्शन उठा के आपको पूछ देते हैं। CaOH का हॉल2, उसके बाद क्लोरीन गैस इसको प्रोवाइड कराइए, 40 डिग्री सेल्सियस लिखिए, या फिर 40 273 313 केल्विन में लिख सकते हैं। तो CaOCl2 बन जाएगा। तो शुष्क बुझा हुआ चूना होता है ना, स्लैक लाइम बोलते हैं। डायरेक्ट स्लैक लाइम पर क्लोरीन गैस अगर देते हैं 40 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये ब्लीचिंग पाउडर बनता है। आंसर इसका ये है। पोलियो तथा चेचक की बीमारियों का होने का कारण क्या है, तो आप लोग को चेचक हो या पोलियो हो या वायरस के चलते होता है। वायरस को विषाणु बोलते हैं, बैक्टीरिया को जीवाणु बोलते हैं। कीड़ा को तो आप लोग समझते होंगे, बहुत सारा कीड़ा होता है। और कवक को तो आप लोग फंगस बोलते हैं। और फंगस प्लस एल्गी मिल गया तो वह क्या बन गया, वो आपका बन गया लाइकेन, जिससे लिटमस पेपर बनाया जाता है, जो कि एसिड बेस इंडिकेटर होता है, यानी कि अम्ल क्षार सूचक। आंसर इसका सी है। चलिए कुछ अब बात करते हैं। देखिए जो पोलियो होता है इसका टीका विकसित किए थे जॉन साल्क, इनके बारे में याद रखिएगा, जॉन साल्क किए थे। और जो चेचक है पॉक्स जिसको आप लोग बोलते हैं, इसका जो टीका जो विकसित किया गया था वो एडवर्ड जेनर के द्वारा किया गया था।
एडवर्ड जेनर। ओके, और कभी कभी आपसे ये पूछेंगे कि जो रेबीज का टीका होता है उसका लुई पास्चर किए थे। ओके, और एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। फिर से बताता हूँ, ध्यान सुनिएगा, इसमें लोगों को बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। पोलियो का टीका जोन साल के दौरान विकसित किया गया था 1953 के आसपास। ओके, उसके बाद चेचक जो होता है, स्मॉल पॉक्स बोलेगा, तो वह एडवर्ड जेनर के द्वारा जो है विकसित किया गया था और इन्हीं को फादर ऑफ वैक्सीनेशन के नाम से जाना जाता है। और रेबीज के टीके का आविष्कार किया गया था लुई पास्चर के द्वारा। ओके, आंसर इसका सी हो गया, पूछा था आपसे। और हम लोग तो पोलियो मुक्त हैं 2014 से। किसी हवाई जहाज की ऊंचाई को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? यह नहीं है अल्टीमीटर, एनीमोमीटर, बैरोमीटर, फिर ऑक्सोमीटर। आंसर इसका ए हो जाएगा। अल्टीमीटर पहले भी आपको बताया था कि एक डिवाइस होता है जो कि हवाई जहाज की ऊंचाई को मापने के लिए यूज किया जाता है। एनीमोमीटर हवा का जो है से स्पीड नापने के लिए करते हैं हम यूज, और बैरोमीटर जो होता है से वह प्रेशर को मापने के लिए यूज होता है। ओके, किसका? एटमोस्फेयर में प्रेशर होता है वो बैरोमीटर नापता है। ऑक्सोमीटर होता है से हम लोग का ऑक्सीजन का लेवल, ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल कितना है वह जो है से मेजरमेंट करता है। कितना होना चाहिए ब्लड में ऑक्सीजन, बताइए जरा, ब्लड में ऑक्सीजन कितना होना चाहिए? लास्ट क्लास में आपको बताया था मैं। आंसर इसका ये हो जाएगा अल्टीमीटर। ये ऑक्सोमीटर इस तरह का कुछ है, इसे लगाइएगा तो ये आपको बताएगा कितना है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? हेमेटाइट, मेलाकाइट है और उसका मैग्नेटाइट है, बॉक्साइट है। आंसर इसका सी हो जाएगा। एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट है ना, Al2O3 होता है और 2H2, यही फार्मूला होता है बॉक्साइट का। ओके, चलिए आंसर इसका सी है। मैग्नेटाइट और हेमेटाइट दोनों आयरन का अयस्क है। मैग्नेटाइट को पता होगा, इसको Fe3O4 लिखा जाता है और हेमेटाइट को Fe2O3 लिखा जाता है। मेलाकाइट जो है कॉपर का एक अयस्क है, कॉपर। एनीमिया खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? तो मैग्नीज और लोहा दोनों होता है। लोहा तो ऐसे ज़्यादा होता है, मैग्नीज भी कुछ अमाउंट होता है। एनीमिया वही है जिसमें रक्त की कमी हो जाता है, रक्ताल्पता इसको हिंदी में बोला जाता है एनीमिया को ना, इसको देख लीजिएगा। तो मैग्नीज और लोहा होता है। भारत में नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कौन है? तो ये CNR, प्रोफेसर CNR राव हैं, और इनको जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, थोड़ा डेट चेक कर लीजिएगा, शायद सचिन तेंदुलकर को और इनको एक साथ नोबेल प्राइज़ मिला था 2014 में, 14 या 15 यही कुछ ईयर होगा, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। तो समझ गए। तो CNR राव जो हैं ये नैनो टेक्नोलॉजी के जनक कहे जाते हैं। ओके, भारत में। और तो एस चंद्रशेखर का नाम सुने होंगे, चंद्रशेखर लिमिट यह दिए थे। इंडियन बोर्न अमेरिकन साइंटिस्ट थे, फिजिसिस्ट थे। आंसर इसका ए है। आज तो अंतिम स्लाइड लगाना अभी भूल गया। तो यहाँ तक आते हैं तो जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक अपेक्षा आपसे करते हैं। क्लास में कभी कभी थोड़ा सा म्यूट हो गया था, कभी कभी सारी चीज़ माइंड पर नहीं आता, सॉरी फॉर दैट। तो लाइक कर देना है भाई, अगर सही लगता है तो शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हो तो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। वंदे भारतम, जय हिंद।